साहब छोड़ दीजिए, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। प्लीज रहम करिए। आज की रात तुझे मेरे साथ बिताना होगा, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। इतनी मुश्किल से तो इतनी खूबसूरत लड़की मिली है, ऐसे कैसे छोंगू। रिया गुप्ता, जो कि एक बेहद काबिल, जवान और खूबसूरत आईपीएस अफसर थी, ने एक बहुत ही खतरनाक मिशन अपने हाथ में लिया था। एक काली रात उसने अपने अफसर की वर्दी उतारकर फटे पुराने कपड़े पहने और बिल्कुल फकीरों जैसा हुलिया बना लिया। रात का आखिरी पहर था, सन्नाटा पसरा हुआ था और रिया एक कमज़ोर सी साइकिल पर सवार होकर शहर की एक सुनसान सड़क के बीचों बीच चल रही थी। इसी सड़क पर पुलिस का एक नाका लगा हुआ था। जब एक हवलदार ने साइकिल पर सवार रिया गुप्ता को अपनी तरफ आते देखा तो उसने दूसरे हवलदार से मजाक में कहा, लगता है कोई फकीरनी आ रही है। रिया अब उनके बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो पुलिस वालों के आगे से गुजरने लगी, उसकी फटे पुराने कपड़ों में छिपी खूबसूरती और चेहरे की चमक देखकर पुलिस वाले मदहोश हो गए। तभी एक हवलदार ने सड़क के बीच आकर उसका रास्ता रोक लिया और उसे पागलों की तरह घूरने लगा। इतने में जीप में बैठे इंस्पेक्टर सुनील सिंह की नज़र जब रिया गुप्ता पर पड़ी तो वो फौरन गाड़ी से उतर कर आया। उसकी नज़रें रिया को ऊपर से नीचे तक घूर रही थीं। उसने कड़क आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम और इस वक्त कहाँ से आ रही हो? रिया ने अपनी आवाज़ बदलकर सहमे हुए स्वर में कहा, साहब फ़कीर हूँ, मांग कर खाने के बाद अब घर जा रही थी। इंस्पेक्टर सुनील सिंह आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और बदनीयती से उसके कमर पर नज़र डालते हुए बोला, एक फ़कीरनी और इतनी सुंदर, ये कैसे मुमकिन है? ये सुनकर सुनील और उसके बाकी साथी पुलिस वाले ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी। रिया की सांसें तेज चलने लगी और दिल धक धक करने लगा, लेकिन वो अपने किरदार में बनी रही। तभी इंस्पेक्टर सुनील ने जेब से 1000 का नोट निकाला और रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले 1000 देता हूँ, चलो मेरे साथ। ये सुनकर रिया दंग रह गई, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। इंस्पेक्टर ने अचानक रिया का हाथ पकड़ लिया, उसे साइकिल से नीचे उतारा और अपनी जीप की तरफ खींचने लगा। इससे पहले कि रिया कुछ पूछ पाती, सुनील बोला, चुपचाप गाड़ी में बैठो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। रिया डरने का नाटक करते हुए गाड़ी के अंदर दाखिल हो गई। अब इंस्पेक्टर बोला, तुम्हें मेरे घर की सफाई करनी है, इसलिए तुम्हें ये 1000 दिए हैं। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। रिया ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है साहब। चलते चलते इंस्पेक्टर सुनील ने गाड़ी अब एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर उतार ली। रात का गहरा अंधेरा और वो सुनसान रास्ता देखकर रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। देखते ही देखते इंस्पेक्टर ने गाड़ी एक पुरानी खंडहर हवेली के पास रोक दी और रिया से बोला, अंदर चलो, यहीं सफाई करनी है। रिया हैरानी से इधर उधर देखने लगी और बोली, साहब इस वीरान जगह पर कहाँ सफाई होगी? इंस्पेक्टर उसको खंडहर हवेली के अंदर ले गया। सामने एक टूटी हुई सीढ़ी थी। सुनील ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। रिया चुपचाप उसके साथ चलती रही। ऊपर एक बंद पड़ा कमरा था। इंस्पेक्टर ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर जाओ। रिया डरते डरते जगहों का जायजा लेती अंदर दाखिल हो गई। इंस्पेक्टर अब दिल में कुछ सोचकर उसके करीब बढ़ने लगा तो रिया ने आंखों से उसे घूरा। तभी इंस्पेक्टर ने खुद को थोड़ा संभाला और जेब से एक कपड़ा निकालकर रिया के यहाँ फर्नीचर पर मिट्टी जमी है, इसको साफ कर दो। रिया गुप्ता कपड़ा लेकर जैसे ही फर्नीचर साफ करने लगी, अचानक इंस्पेक्टर एकदम उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। रिया एक पल के लिए झिझक गई। इससे पहले इंस्पेक्टर कुछ करता, अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। नाके पर बाकी कांस्टेबल खड़े थे। जल्दी सर यहाँ आ जाओ, कोई काम है। इंस्पेक्टर एकदम गुस्से से बोला। सारा काम बीच में रुक गया। फिर उसने सुनील से कहा, अभी ये सफाई रहने दो, थोड़ा काम आ गया है, जल्दी मेरे साथ चलो, फिर बाद में आते हैं। रिया गुप्ता और इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठकर वापस उसी जगह पर आ गए जहां नाका लगाया गया था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कुछ बात की और फिर आदित्य के करीब आकर बोला, चलो अब चलते हैं, काम खत्म हो गया। रिया गुप्ता को अब इंस्पेक्टर पर थोड़ा शक होने लगा था। वो बोली, मैं अब जा रही हूँ, ये 1000 वापस ले लो। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, जल्दी फौरन गाड़ी में बैठो, सफाई भी तो करनी है, फिर छोड़ देता हूँ तुम्हें घर भी। रिया गाड़ी में बैठ गई और खुद से बोली, देखती हूँ ये कहाँ तक जाता है। इंस्पेक्टर अब गाड़ी को सड़क पर दूसरी तरफ ले जाने लगा और दिल में कहने लगा, वहाँ खंडहर महल ठीक नहीं है, इसे दूसरी जगह ले जाता हूँ। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी। गाड़ी अब कालावन की तरफ बढ़ने लगी। रिया ने ये देखा तो दिल में थोड़ा डरी, लेकिन क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर थी
उसने खुद को संभाला। इंस्पेक्टर ने गाड़ी अचानक घने काला वन के बीच रोक दी और बोला, चलो उतरते हो। रिया हैरत से बोली, यहाँ? अब यहाँ क्या काम है, क्यों लाए हो? इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा। आओ तो सही, बताता हूँ। दोनों जंगल के अंदर पैदल चलने लगे। कुछ फासले पर एक कपड़े की झोंपड़ी पड़ी थी। इंस्पेक्टर हल्की मुस्कुराहट के साथ रिया को उसके करीब ले आया। रिया के दिल में घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन वो खामोशी से देखती रही। इंस्पेक्टर उसके करीब आया और बोला, चलो अंदर आओ झोंपड़ी में। रिया ने गुस्से से भारी आवाज में कहा, यहाँ कैसी सफाई होगी? इंस्पेक्टर ने उसके लहजे को देखते ही फौरन बात बदली। तुम भी ना कुछ और ही समझ लेती हो। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये कहकर वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर झेरे लब बोला, जबरदस्ती नहीं करता, कहीं बाहर जाकर जबान ना खोल दे। चंद लम्हों बाद इंस्पेक्टर हंसने लगा। ये क्या समझती है, ऐसे ही जाने दूंगा। कुछ देर बाद वो बाहर आया। रिया हैरानी से उसको देखने लगी। ये सब क्या मजरा है? इंस्पेक्टर ने बात को घुमाते हुए कहा, इतना पता चला था कि यहाँ कोई चोर छुपा है, लेकिन लगता है भाग गया। अब इंस्पेक्टर रिया के पास आया और बोला, 1 मिनट यहीं रुको, हिलना नहीं, मैं अभी आता हूँ। अब इंस्पेक्टर गाड़ी की तरफ जाने लगा। रिया पीछे से हैरानी से देखती रही। क्या मामला है? देखते ही देखते इंस्पेक्टर ने गाड़ी से एक लाल रंग का जोड़ा निकाल लिया और लाकर रिया के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये वाला सूट पहन लो। रिया हैरत से रह गई कि इस घने जंगल के बीचों बीच ये कपड़े बदलने को क्यों कह रहा है। इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर से कुछ पूछ पाती, इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में सीधी नज़र डालते हुए मासूम अंदाज में कहा, वो तुम्हारे कपड़े काफ़ी पुराने हो गए हैं ना, झोपड़ी में जाकर ये पहन लो। रिया को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने वो कपड़े लिए और झोपड़ी के अंदर चली गई। कुछ पल बाद जब वो एक लाल रंग के जोड़े में बाहर निकली तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। इंस्पेक्टर ने जब उसकी तरफ देखा तो एकदम जैसे अपना होश खो बैठा और दीवानों की तरह उसकी तरफ आने लगा। जैसे ही वो उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, रिया ने अचानक खांसी की। इंस्पेक्टर वहीं रुक गया। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी और जब रिया को इस घने जंगल के बीच ये सब ठीक ना लगा तो वो फ़ौरन वहाँ से चलने लगी और गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर अभी भी वहीं खड़ा उसे घूर रहा था और दिल में कह रहा था, अब कितनी खूबसूरत लग रही है। तभी रिया ने ज़ोर से कहा, काम ख़त्म हो गया है तो चलें। इंस्पेक्टर को एकदम झटका सा लगा और बोला, ओह अच्छा चलते हैं। फिर वो तेज़ी से गाड़ी की तरफ आया और दोनों गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी इस घने जंगल से एक और रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। तभी रिया बोली, अब मुझे घर छोड़ दें, रात काफ़ी हो चुकी है। मगर इंस्पेक्टर उसे ऐसे ही कहाँ छोड़ने वाला था। उसने बात घुमाते हुए कहा, ओह अच्छा ठीक है, अभी छोड़ाता हूँ, लेकिन लगता है तुम कुछ भूल रही हो। रिया अब भी दिल में सोच ही रही थी कि वो ऐसा क्या भूल रही है। तभी गाड़ी जंगल से निकलकर एक पहाड़ी इलाके की तरफ जाने लगी। रिया ने गाड़ी से बाहर देखा तो उसे हर तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर आने लगे और देखते ही देखते इंस्पेक्टर ने अब गाड़ी एक सुनसान ऊंचे टीले के पास रोक दी। अचानक गाड़ी से निकलकर वो बाहर आ गया। अतिथि गाड़ी में बैठी हैरत और डर के साथ ही देखती रही। तभी इंस्पेक्टर हंसता हुआ अपने आप से कहने लगा, ये जगह ठीक लगती है, लेकिन अगर ये भी नहीं तो फिर कोई और सही, इसे क्या मालूम मेरे पास कितने ठिकाने हैं। हाँ। तभी इंस्पेक्टर ने बाहर से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए रिया से कहा, बाहर आओ। रिया को शक हो गया था कि उसके साथ अब कुछ गलत होने वाला है, लेकिन फिर भी उसने मिशन को जारी रखने के लिए डरते डरते गाड़ी से कदम एक बाहर सुनसान और वीरान पहाड़ों के बीच रख दिए। रात का आखिरी पहर था और यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान भिन्न था। अब रिया बोली, यहाँ क्यों लाए हो, यहाँ कौन सा काम है? इंस्पेक्टर ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और बोला, वक्त काम है, जल्दी आओ मेरे पीछे। देखते ही देखते रिया अब ऊंचे टीले के ऊपर चढ़ने लगा और थोड़ी सी ऊपर जाकर जब नीचे झाँका तो रिया वहीं खड़ी थी। अचानक इंस्पेक्टर बोला, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ऊपर तुम भी। अदिति ने इधर उधर देखा। डरावने से पहाड़ रात के अंधेरे में और ज़्यादा खौफनाक लग रहे थे। अब रिया उसके पीछे पीछे ऊपर ऊंचे टीले पर चढ़ने लगी। इंस्पेक्टर ने जब उसे अपने पीछे आते देखा तो मुस्कुराया और बोला, जल्दी जल्दी आ जाओ, पहाड़ काफ़ी ऊंचा है। जब वे दोनों ऊपर पहुंच रहे थे, रिया ने थोड़ा डरने का अभिनय किया। जब इंस्पेक्टर ने उसे किनारे पर खड़ा पाया तो वो पीछे से उसकी तरफ देखने लगा और आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसे कमर से पकड़कर आगे खाई की तरफ झटका दिया और डराते हुए बोला, धक्का दे दूँ। रिया पूरी कांप गई। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो एकदम पीछे मुड़ी और गुस्से से बोली, पागल हो तुम, ये क्या हरकत है? इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगा। मजाक कर रहा था, तुम तो डर ही गई। तभी रिया किनारे से हटकर पहाड़ के बीच एक चट्टान पर जाकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर भी उसके पीछे आकर उसके पास खड़ा हो गया। रिया ने सख्त लहजे में कहा, अब मैं क्या पूछ सकती हूँ कि रात के इस अंधेरे में इस सुनसान पहाड़ के ऊपर आने का क्या मकसद है? तभी इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ बोला, मकसद भी पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र तो करो, आओ मेरे साथ। देखते ही देखते अब इंस्पेक्टर पहाड़ के आखिरी हिस्से की तरफ जाने लगा जहाँ एक खजूर के पत्तों से बनी झोपड़ी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर ने पीछे रिया को आवाज़ लगाई, जल्दी आओ उधर। अदिति ने वहीं खड़े अपने आप से कहा, पता नहीं इस इंस्पेक्टर के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे अपना काम भी तो पूरा करना है।
तभी इंस्पेक्टर उसे बाजू से पकड़कर झोपड़ी के पास ले जाने लगा। अब रात अपने पूरे शबाब पर थी और सर्दी की लहर रिया के वजूद को कंपाने लगी। देखते ही देखते इंस्पेक्टर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया और अंदर से कहने लगा, बाहर बहुत सर्दी है, अंदर आ जाओ। रिया जो सर्दी से पहले ही कांप रही थी, वो ज़्यादा कुछ सोचे बगैर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गई। तभी इंस्पेक्टर ने नीचे एक चादर बिछाई और कहा, यहाँ बैठ जाओ। रिया इधर उधर देखते हुए अपने कपड़ों को ठीक करके नीचे बैठ गई। अचानक इंस्पेक्टर उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया और बोला, ये जगह कैसी है? रिया जिसे पहले ही इंस्पेक्टर की हरकतों पर शक हो चला था, वो एकदम उठ खड़ी हुई। ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती, चलो अभी चलते हैं। वो एकदम झोपड़ी से बाहर निकलने लगी। तभी इंस्पेक्टर उसके करीब आया और उसको बाजू से पकड़ते हुए कहा, 1 मिनट रुक जाओ, जो काम हम यहाँ करने आए थे वो तो रह गया। रिया हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। क्या काम रह गया है? इंस्पेक्टर बोला, आओ मेरे साथ आओ। अब इंस्पेक्टर उसको उस पहाड़ के दूसरे रास्ते से नीचे उतार कर ले गया, जहाँ एक काफ़ी गहरा गड्ढा बना हुआ था। इंस्पेक्टर अब गड्ढे के अंदर उतर गया और वहां से एक सूटकेस बाहर लेकर आ गया। रिया हैरत से ये देखती रही। अचानक इंस्पेक्टर ने रिया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो ये सूटकेस तुम्हारा हो सकता है। तभी इंस्पेक्टर ने वो सूटकेस खोला तो वो पैसों से लबालब भरा हुआ था। अब इंस्पेक्टर मुस्कुरा कर बोला, हाँ कहो तो ये तुम्हारे भी हो सकते हैं। रिया के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। ये उसके जाल का हिस्सा था। तभी रिया बोली, लेकिन अभी यहाँ से चलो, आगे बात कर लेते हैं। फिर दोनों उस पहाड़ से नीचे उतरकर गाड़ी के पास आ गए। पैसों को देखकर रिया का रवैया दिखावे के लिए एकदम बदलने लगा था। वो इंस्पेक्टर के पास आकर मुस्कुरा कर बोली, क्या वाकई ये पैसे मेरे हो जाएंगे? इंस्पेक्टर हंसकर बोला, हाँ। अब रिया खुद ब खुद गाड़ी में बैठ गई और इंस्पेक्टर से बोली, आओ चलते हैं। कहाँ चलना है? इंस्पेक्टर गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी अब पहाड़ी इलाके से निकलने लगी। रिया ने इंस्पेक्टर से कहा, क्या तुम्हारे पास और भी जगह है? इंस्पेक्टर बोला, हाँ बहुत जगह है। रिया बोली, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर कोई ना हो और मुझे सिर्फ इतने पैसे नहीं और भी चाहिए। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें जितने चाहिए ले लेना। देखते ही देखते अब गाड़ी एक डरावनी और सुनसान फुटपाथ पर चढ़ गई, जहाँ पर पेड़ों के पत्ते नीचे बिखरे पड़े थे और उस जगह से खौफ आ रहा था। उसी फुटपाथ के कोने पर एक वीरान दरगाह थी और अचानक इंस्पेक्टर ने वीरान दरगाह के साथ जाकर ब्रेक लगाई। अदिति गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई। आओ चलते हैं। इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरकर रिया के पास आया और बोला, वाह क्या बात है, तुम्हें इस जगह से डर नहीं लग रहा? रिया मुस्कुराते हुए बोली, पैसों के आगे भला किस चीज़ का डर? इंस्पेक्टर हंसने लगा और दोनों वीरान दरगाह के अंदर दाखिल हो गए। तभी इंस्पेक्टर दरगाह के एक कोने में जाकर ज़मीन खोदने लगा। रिया भी पीछे आकर खड़ी होकर देखने लगी। देखते ही देखते इंस्पेक्टर ने उस गड्ढे से एक बैग बाहर निकाल लिया और रिया के हाथ में थमा दिया। रिया ने जब बैग को खोला और उसके अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बैग भी पैसों से भरा हुआ था। रिया ने खुशी का नाटक करते हुए इंस्पेक्टर के करीब आकर धीमे लहजे में बोला, क्या ये भी मेरे होंगे? इंस्पेक्टर ने गर्दन हिलाकर कहा, बस तुम मेरी बात मानो, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तभी रिया मुस्कुराकर बोली, तो चलो देर क्यों कर रहे हो? दोनों हंसते हुए वीरान दरगाह से बाहर आ गए। तभी इंस्पेक्टर रिया के करीब आकर बोला, अब बताओ कौन सी जगह चलें? रिया मुस्कुराते हुए बोली, वही पुरानी खंडहर हवेली ठीक है। दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी एक बार फिर उस पुरानी खंडहर हवेली की तरफ बढ़ने लगी। रिया बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसने बिना झिझक उस उबड़ खाबड़ और अंधेरे रास्ते पर कदम बाहर रखे और तेजी से खुद ब खुद खंडहर हवेली की तरफ बढ़ने लगी। इंस्पेक्टर भी उसके पीछे मुस्कुराता हुआ आने लगा। तारे बादलों के पीछे छुप गए थे और रात अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब दोनों खंडहर हवेली के अंदर पहुंच गए थे और इंस्पेक्टर उसको उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर कमरे की तरफ ले गया। अदिति मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर की आंखों में देखने लगी और फिर बोली, एक और बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? अब इंस्पेक्टर अपने होश खो बैठा था। बोलो तुम। रिया ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास और भी पैसे हैं? इंस्पेक्टर के सर पर कोई और ही नशा सवार था। उसने अचानक सुनील का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गया जहां पर एक बंद पड़ी अलमारी खड़ी थी। उसने अलमारी को खोला तो ये पूरी पैसों की गड्डियों से भरी हुई थी। ये देखते ही सुनील की एकदम चीख निकल गई, ओह इतने सारे पैसे! अब इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया और सुनील की आंखों में देखते हुए बोला, क्यों हैरान रह गई देखकर? ये तो अभी 1% भी नहीं है। रिया हैरानी से बोली, क्या इसके अलावा और भी हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतने ज़्यादा पैसे कैसे हो सकते हैं? इंस्पेक्टर बोला, तुम्हारी जैसी खूबसूरत और जवान लड़की से भला मैं गलत बात क्यों करूंगा? तभी रिया उसके करीब आई और उसको प्यार भरी निगाह से देखने लगी। अचानक रिया ने इंस्पेक्टर का हाथ थामा और उसे बाहर सहन में ले गई। इंस्पेक्टर उसके साथ चला गया। सहन में जाकर रिया ने कहा, ये देखो तुम्हारी टूटी हुई खंडहर हवेली। अगर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे
हैं तो तुम मुझे इस गंदी जगह पर क्यों लेकर आए हो? इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ बोला, बस इतनी सी बात है, तो चलो चलते हैं। गाड़ी शहर की तरफ दाखिल हो गई। इंस्पेक्टर ने गाड़ी एक बड़े शानदार किलेनुमा घर के अंदर मोड़ ली। रिया ने जब देखा तो हक्का बक्का है गई। दोनों महल जैसे घर के अंदर चले गए। अदिति हैरत से इधर उधर देख रही थी। तभी इंस्पेक्टर ने एकदम रिया का हाथ पकड़ा और उसे एक बेडरूम की तरफ ले गया। फिर उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी और उसके करीब आया और एकदम पीछे बिस्तर पर धक्का दे दिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आने लगा। रिया उसके कॉलर को पकड़कर मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर की आंखों में देखा और बोली, क्या ये महल भी आपका है? इंस्पेक्टर ने गर्व से सर हिलाया। उसी वक्त रिया ने बातों बातों में सारा सच उगला लिया, कैसे क्या काला धन कैसे कमाया। तभी रिया ने अपने गले के साथ लगा एक खुफिया कैमरा और माइक्रोफोन निकाला, जो कि एक खुफिया कैमरा और माइक्रोफोन था। ये देखकर इंस्पेक्टर बौखलाहट का शिकार हो गया। उसका नशा काफूर हो गया। वो अदिति के पीछे दौड़ने लगा। ये पिन मुझे दो, मुझे दो, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अचानक इंस्पेक्टर अदिति के करीब आया और उसके बाजू को पकड़ लिया। अदिति ने एक जोरदार थप्पड़ इंस्पेक्टर विक्रम के मुंह पर मारा और वो दूर गिर गया। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो उससे पहले दोबारा उठने की कोशिश करता कि देखते ही देखते कमांडोज की टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने आकर इंस्पेक्टर को दबोच लिया। रिया सिंह एक बार फिर इंस्पेक्टर के पास आई और उसको एक जोरदार लात मारी। इंस्पेक्टर धड़ाम से गिरा। रिया ने कहा, हाँ, इसको ले जाने से पहले एक और बात बता देती हूँ। कमांडोज उसे पकड़कर वहीं खड़े हो गए। अदिति बोली, आईपीएस विभाग ने तुम्हारी करप्शन और नाजायज कामों का सुराग लगा लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर आपके लिए वीडियो बन पाती है। तो वीडियो को शेयर करें।